क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक अकेली कंपनी, सिर्फ एक कंपनी, पूरे देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ ले? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक मामले की कहानी को समझने वाले हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र में पावर की लिमिट्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो केस था मिनर्वा मिल्स केस। तो शुरुआत करते हैं सीधे 1980 के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही पावरफुल जजमेंट से। कोर्ट ने कहा, संविधान की पहचान को ही खत्म कर देने का अधिकार देना, ये तो साफ साफ अमेंडिंग पावर यानी संशोधन करने की शक्ति पर जो सीमाएं हैं उनका उल्लंघन है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये इस पूरे केस का, पूरी लड़ाई का सार है, उसकी आत्मा है, और ये इशारा करता है एक बहुत बड़े टकराव की तरफ। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक अकेली कंपनी और सरकार के बीच एक, कह सकते हैं, एक छोटे से टकराव से। लेकिन देखते ही देखते ये टकराव इतना बड़ा हो गया कि ये एक राष्ट्रीय, मतलब एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गया। तो बात है 1970s की। कर्नाटक में एक टेक्सटाइल कंपनी थी, नाम था मिनर्वा मिल्स। अब हुआ ये कि सरकार ने उसे सिक इंडस्ट्री, यानी एक तरह से बीमार उद्योग घोषित कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। बस यही वो मोमेंट था, यहीं से उस कानूनी लड़ाई की नींव पड़ी जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। अब देखिए कि कैसे एक एक करके कंपनी के लिए सारे कानूनी रास्ते बंद किए जा रहे थे। 1974 में सरकार ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। फिर ठीक एक साल बाद 1975 में 39th अमेंडमेंट आता है, और ये इस नेशनलाइजेशन एक्ट को एक ऐसी ढाल दे देता है कि उसे कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1976 तक आते आते 42nd अमेंडमेंट ने तो जुडिशियल रिव्यू यानी अदालतों की समीक्षा करने की ताकत के दरवाजे कह सकते हैं कि लगभग बंद ही कर दिए। तो अब ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं रह गया था, ये बहुत बड़ा हो चुका था। इमरजेंसी का दौर था और पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट के जरिए खुद को इतनी ज्यादा पावर दे दी कि अब लड़ाई एक कंपनी की नहीं बल्कि पूरे संविधान के भविष्य की बन गई थी। इस 42nd अमेंडमेंट ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, पहले क्या था? पहले पार्लियामेंट संविधान को अमेंड तो कर सकती थी, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर या कहें कि मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकती थी। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट ने दावा किया कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, मतलब वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, यहां तक कि उसे खत्म भी कर सकती है। और जो कोर्ट्स की रिव्यू करने की पावर थी, उसे भी लगभग खत्म ही कर दिया गया। अब इस अमेंडमेंट में दो चीजें थीं जो सबसे ज्यादा, कह सकते हैं कि खतरनाक थी। पहली थी सेक्शन 55। इसने पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी और अदालतों के हाथ पूरी तरह से बांध दिए। और दूसरी थी सेक्शन 4। इसने सरकार के लक्ष्यों, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, उनको एक आम नागरिक के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से भी ऊपर रख दिया। सोचिए। तो इन सब बड़े बड़े बदलावों के बाद मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और वहां पूरी की पूरी बहस सिर्फ दो बुनियादी सवालों पर आकर टिक जाती है। और ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं थे, ये वो सवाल थे जिनके जवाब हमारे लोकतंत्र का भविष्य लिखने वाले थे। पहला और सबसे बड़ा सवाल था, क्या पार्लियामेंट खुद को इतनी अनलिमिटेड पावर दे सकती है कि वो संविधान की पहचान, उसकी आत्मा को ही बदल कर रख दे? ये सवाल सीधा सीधा सेक्शन 55 की उसी असीमित शक्ति को चैलेंज कर रहा था। और दूसरा सवाल, क्या सरकार समाज की भलाई के नाम पर किसी भी एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, उन्हें कुचल सकती है? ये एक सीधा टकराव था सरकार के लक्ष्यों और एक नागरिक के अधिकारों के बीच। तो इन दो बड़े सवालों के जवाब में अदालत ने क्या किया? चलिए अब देखते हैं उस ऐतिहासिक फैसले को जिसने सच में हमारे संविधान को बचाया। जजमेंट आया 4-1 की मेजॉरिटी से, एक बहुत बड़ा बहुमत। ये कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही साफ और मजबूत संदेश था। तो फैसला क्या था? देखिए, पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर वाले सेक्शन 55 पर तो सारे जज एक मत थे। उन्होंने कहा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है और जुडिशियल रिव्यू संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे कोई हटा नहीं सकता। लेकिन जब बात आई अधिकारों और सरकारी लक्ष्यों की, यानी सेक्शन 4 की, तो मेजॉरिटी जजों ने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स को दबाया नहीं जा सकता। दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। और फिर कोर्ट ने एक ऐसी लाइन कही जिसने सब कुछ साफ कर दिया। नष्ट करने की शक्ति संशोधन करने की शक्ति नहीं होती। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर था। संविधान में बदलाव कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान, उसकी आत्मा को मिटा नहीं सकते।
तो फिर इस पूरे जजमेंट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? ये भारतीय संविधान के इतिहास में इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों माना जाता है? चलिए इसको समझते हैं। इस केस ने एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसको ना एक रथ की तरह समझिए। इस रथ के दो पहिए हैं। एक पहिया है हम सबके फंडामेंटल राइट्स और दूसरा पहिया है सरकार के लक्ष्य यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब जरा सोचिए, क्या रथ एक पहिए पर चल सकता है? नहीं ना। रथ तभी ठीक से चलेगा जब दोनों पहिए साथ चलें, दोनों में बैलेंस हो। बस संविधान की आत्मा भी इसी बैलेंस में है। तो आखिर में मिनर्वा मिल्स केस की देन क्या है? इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और भी मजबूत बना दिया। इसने ये पक्का कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू की पावर को कोई भी अमेंडमेंट छीन नहीं सकता। इसने इंडिविजुअल राइट्स और सरकार के लक्ष्यों के बीच एक बैलेंस बनाया। और सबसे बड़ी बात, इसने एक बार फिर से और इस बार बहुत जोर देकर कहा कि पार्लियामेंट की पावर एब्सोल्यूट नहीं है, वो लिमिटेड है। संविधान सबसे ऊपर है। और आखिर में ये केस हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल यह है कि कोई भी देश अपने बड़े बड़े सामूहिक लक्ष्यों और एक अकेले इंसान के बुनियादी मौलिक अधिकारों के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा तनाव है जो तब भी था और आज भी उतना ही जरूरी, उतना ही रेलेवेंट है।